नमस्कार दोस्तों। आज के कंचफर में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लगातार जुटे होंगे। तो आइए आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं। और उससे पहले अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको लेक्चरों की पीडीएफ आपको मिल जाए और आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आइए पहला आर्टिकल है, ये है कि सेबी ने गाइडलाइन इशू की है किसके लिए? सीआरए के लिए। सीआरए क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती हैं जो कॉर्पोरेट अफेयर से संबंधित एजेंसियां होती हैं, जो कंपनियां होती हैं उनकी क्रेडिट करती हैं, तो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताती हैं। और इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी के द्वारा इसी प्रीलिम्स में पूछा गया था और उसमें ये ऑप्शन था कि इनको आरबीआई रेगुलेट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। इनको कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। अगर आपको वो ऑप्शन पता था तो आप उस प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे सकते थे। ठीक है, तो इनने क्या है, सीआरए एक असाइन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती हैं। ये क्या करती हैं? कोई भी कंपनी अगर अपने डेप्ट को पेबैक करने में सक्षम होती है, तो कि टाइमली इंटरेस्ट पे कर रही है, तो उसकी मतलब कि पेमेंट के संबंध में, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के संबंध में बताती है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेगुलेशन 1999 के तहत सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और एक्चुअली क्या करती हैं, कुछ सिंबल का यूज करती हैं, जैसे ए ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, सी, डी, और इसमें प्लस और माइनस भी ऐड कर सकती हैं। कि आपने देखा होगा कि ए प्लस रेटिंग है, ट्रिपल ए प्लस रेटिंग है, तो ट्रिपल ए प्लस रेटिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। उनकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या होती है? सबसे अच्छी मानी जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगी, इनने इसके अतिरिक्त कहा है कि आप रेटिंग वॉच और रेटिंग आउटलुक को भी देंगी। वॉच का मतलब है कि रेटिंग वॉच, रेटिंग आउटलुक का मतलब है कि इसने फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, इसमें क्या कमियां हैं और आगे ये क्या मतलब कि इम्प्लीकेशन कर सकते हैं, तो इनमें सुधार की क्या संभावनाएं हैं। तो इससे संबंधित क्या होता है, एक परफॉर्मा होता है, एक टेबल के रूप में एक वॉच की तरह कार्य करता है कि आप इस वॉच के अनुसार कार्य करें ताकि आपकी कंपनी फाइनेंशियल रूप से अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये काम करते हैं। ठीक है, बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि रेटिंग वॉच और रेटिंग आउटलुक किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से संबंधित है। आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इनका महत्व क्या होता है? जैसे हमारे देश में कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, क्रिसिल है, ठीक है, सैमरा है, आईसीआरए है, ओनिक्रा है। तो इसके अलावा और भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। जैसे आपके मोबाइल में अगर आप कोई लोन लेते हैं तो आपकी क्रेडिट कौन चेक करता है? उस वो भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो आपकी इंडिविजुअल की क्रेडिट करती है। ये क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, सुपीरियर इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, रिस्क के बारे में, रिवार्ड के बारे में आपको बताते हैं, किसी कंपनी के रिस्क और रिवार्ड क्या है, लो कॉस्ट इंफॉर्मेशन में आपको उपलब्ध कराते हैं, कॉर्पोरेट अफेयर को डिसिप्लिन में रखते हैं, फाइनेंशियल और अदर संबंधी जानकारी आपको मिलती है, और आप ग्रेटर जो आपकी विश्वसनीयता है उसके संबंध में बात करते हैं, किसी कंपनी की क्रेडिबिलिटी है उसके संबंध में क्या करते हैं, बात करते हैं। बेनिफिट क्या क्या होंगे आप इजीली सोच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अच्छे से ले पाएंगे। अगर मान लो आपको किसी कंपनी के बारे में किसी क्रेडिट रेटिंग ने अच्छी बात बताई, उसने कहा कि इसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है और वो उसकी विश्वसनीयता है, तो आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, उसका डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। आप उसके शेयर पर परचेज कर पाएंगे और उस कंपनी के बारे में आप निवेश करने के बारे में सोचेंगे। इससे हमारे देश में क्या होगा, अधिक से अधिक क्या आएगा, निवेश आएगा। रेटिंग रिव्यू बेनिफिट होते हैं। ठीक है, प्रॉमिस सिक्योरिटी, सुरक्षा की सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, और आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रपोजल बना सकते हैं, टाइम को सेव कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, लेकिन आपको अगर किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अच्छे से काम करती है तो आप उसकी बात को विश्वास करके आप उसको किसी कंपनी में निवेश करेंगे, तो सेव और टाइम की बजट होगी आपकी, कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड होगी, लो कॉस्ट बोरिंग हो सकती है, आपको अधिक से अधिक क्या मिल सकती है, ऑडियंस मिल सकती है, परफॉर्म मेकिंग टूल मिल सकता है, मोटिवेटिव ग्रोथ और एक्सपेंसिव जो काम है वो सारे हो सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ कमियां भी रहती हैं। जैसे आपने देखा लार्सन टूब्रो जो एक कंपनी थी, लार्सन एल, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काफी अच्छी थी, लेकिन बाद में वो उसके ऊपर काफी क्या था, मतलब कि कर्ज था, डेप्ट था,
तो वो अपने डेब्ट को चुका नहीं पाए, जबकि जो रेटिंग आ रही थी बहुत अच्छी आ रही थी, इसलिए क्या होता है इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं, इनकी जो वाइसनेस होती है, मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिससे जो इन्वेस्टर होते हैं उसमें विश्वास की कमी हो जाती है। आप ये क्या करते हैं, पैसे लेकर सर्टन इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर नहीं करते हैं, एनवायरमेंट को चेंज कर देते हैं, न्यू कंपनी को इश्यू संबंध देते हैं, डिफरेंस रेटिंग देते हैं, डाउनग्रेडिंग कर देते हैं। अगर आपको प्रतिस्पर्धा है तो किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को डाउन कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए सेबी समय समय पर कुछ गाइडलाइन देता है ताकि इनमें सुधार की आवश्यकता हो और इसीलिए अच्छे से ये काम कर सकें। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में था, हमने इसको पढ़ा। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि सेबी को पढ़ लें। सेबी क्या है, सबसे पहले 1988 में एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आया, उसके माध्यम से स्टेब्लिश हुआ। लेकिन 1992 में सेबी एक्ट बना, जिससे इसको स्टेचुरी दर्जा मिला। और शुरुआत में इसकी पेड अप कैपिटल थी 50 करोड़, जिसके प्रोमोटर थे आईडीबीआई, आईएफसीआई और आईसीआईसी बैंक के थे। ठीक है, इसमें चेयरमैन होता है 1 मेंबर फॉर ईच, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहते हैं, लॉ रहते हैं 1 मेंबर, आरबीआई से रहता है 2 अदर मेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट से रहते हैं, फुल टाइम मेंबर इसके 4 रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और हमारा जो शेयर मार्केट है, उससे संबंधित बाजार है, उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं, कॉर्पोरेट को रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, नासा ने एक मैप बनाया है कि सुपर एमिटर मैप बनाया है नासा ने, और मीथेन को एमिट कर रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक EMIT मिशन है, इसके तहत क्या करते हैं, मोर देन 50% जो सुपर एमिटर है मीथेन गैस हो रही है सेंट्रल एशिया से, इस बात को ध्यान रखेंगे। और मीथेन गैस क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस में योगदान देती है। 20 साल से, मतलब कि 20 ओवर द 20 पीरियड में 80 टाइम मोर देन कार्बन मोनोऑक्साइड से खतरनाक होती है। और आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये अपने पर्यावरण में जो खत्म होती है, बल्कि ये 12 या 12 साल से अधिक तक क्या रहती है, इसकी लाइफ स्पैन रहती है। इसे प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है, काफी डिटेल का प्रश्न है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसकी जो लाइफ स्पैन है कितना है, 12 या 12 से अधिक। तो प्रश्न में ऑप्शन क्या था कि जो मीथेन का है CH4 की लाइफ स्पैन था 1 दशक है, 1 दशक से अधिक होती है, तो 1 दशक का यूज किया, ना कि उन्होंने 12 का। तो हमारे 12 से अधिक सोची, तो वो वाला ऑप्शन क्या था, ट्रू था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें हमारे लिए केवल मेंस के लिए इंपोर्टेंट है, प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है कि इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी है, इसके द्वारा इसको चेक किया गया, टैकल किया गया। और ये क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में जो हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जांच करते हैं। और इसको एक यूनेप का क्या है, एक इनिशिएटिव है, माने कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का क्या है, इनिशिएटिव है। ठीक है, और ये ग्लोबल मीथेन प्लेस का भी क्या है, इंप्लीमेंटिंग प्रो पार्टनर है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इमिट मिशन क्या है, ये क्लास ऑफ स्पेस वॉर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर है, ये स्टडी ऑफ अर्थ की करता है, बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे। और जो मीथेन है उसमें सबसे बड़ा योगदान हमको एग्रीकल्चर का देखने को मिलता है, फिर फर्मेंटेशन का देखने को मिलता है, फिर उसके बाद जो हमारा मैन्योर रहता है उसका स्टोरेज का, फिर उसका जो प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टिंग रहता है उसका हमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिल रहा है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक है UN हैबिटेट ने ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड सिटी डे, जिसको 31 अक्टूबर में बनाया जाता है। इनका मेन मकसद ये रहता है कि हम क्या करें, जो हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है वो सस्टेनेबल हो, SDG गोल्ड 2030 तक अच्छे से प्राप्त कर सकें, इसलिए इनका मेन उद्देश्य रहता है। इस बात को बस ध्यान रखेंगे, इसमें इतना ही पढ़ने की आवश्यकता है। और इसको क्लाइमेट फाइनेंस गैप फंड के द्वारा इनको फंड किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट है उनको फंड किया जाता है। और हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि सिटी क्लाइमेट फाइनेंस गैप फंड 2020 में वर्ल्ड बैंक ने के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के दोनों साथ में इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। और ये अर्ली स्टेज पे टेक्निकल असिस्टेंट देता है ताकि हम लो कार्बन इकोनॉमी बन सकें और हम कार्बन न्यूट्रल की दिशा में काम कर सकें, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
1978 में यूएन हैबिटेट का फॉर्मेशन हुआ। इसका जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या में है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को दिशा में काम करता है। भारत क्या है इसका सदस्य है। 2019 में इंडिया इलेक्टेड रहा एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ फर्स्ट यूएन हैबिटेट असेंबली, और इसलिए इलेक्टेड हुआ, इसलिए 2019 में इससे संबंधित प्रीलिम्स में प्रश्न आ गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यूपीएससी हमेशा क्या करती है, जो चर्चा में रहते हैं उसके बैकग्राउंड से प्रश्न पूछती है, और हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को ही डिस्कस करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि करंट अफेयर को पढ़ें, उसके बाद उससे संबंधित बैकग्राउंड में जितने भी टॉपिक हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस करें, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न एक भी ना छूटे और आप अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम वर्ल्ड बैंक को पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक एक्चुअली में 5 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, 5 ग्रुप हैं। इसको IBRD बोलते हैं, IDA बोलते हैं, IFC बोलते हैं, मेगा बोलते हैं, ICSID बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका गठन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इन दोनों को मिलाकर मुख्य रूप से वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1960, 1956, 1988, 1966 में इन सब का गठन हुआ, और इनका मेन काम है कि टेक्निकल असिस्टेंट देते हैं, ग्रांट देते हैं और लोन देते हैं, ताकि जो लीस्ट डेवलप कंट्री हैं और डेवलपिंग कंट्री हैं वो विकसित कंट्री की दिशा में काम हो। ठीक है, डेवलपमेंट की दिशा में काम करते हैं। एक बात महत्वपूर्ण है कि भारत इन चारों का क्या है, सदस्य है। इसका सदस्य नहीं है। ICSID का मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का भारत सदस्य नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बनाना चर्चा में था। एक साइंस के राइटर ने बीबीसी में थे, उनने लिखा है कि लॉर्ड जो बृहस्पति है, जुपिटर है, उसे संबंधित है। ठीक है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है बनाना की एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट कंडीशन क्या होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहीं से प्रश्न बन सकते हैं। ये ट्रॉपिकल क्रॉप है और इसको टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता है। ह्यूमिडिटी 75 से 85% होनी चाहिए। लॉमी सॉइल होना चाहिए। पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए, ताकि हम बनाना कल्टीवेशन कर सकें। सैलाइन सॉइल, और ये जो सॉइल होती है कैलकरस, इसके लिए सुटेबल नहीं होती। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत में 12 से 15 वेराइटी पाई जाती हैं, और जो हमारा पेनिसुलर साउथर्न कोस्टल रीजन है वहाँ पे मुख्य रूप से बनाना उगाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और नॉर्थर्न ईस्ट स्टेट्स में असम, अरुणाचल प्रदेश में इस बनाना की खेती कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में। 3 चीजों को याद रखेंगे, AMG से याद रखेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में। और सबसे ज्यादा जो बनाना रहता है हमको एशिया से देखने को मिलता है, उसके बाद आपको अमेरिका, उसके बाद आपको अफ्रीका, फिर आपको ओसेनिया, अन्य जगह में देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया में प्रिवेल थ्रू आउट ईयर हो देखने को मिलता है। ये अप्रैल में पीक, और मतलब अप्रैल में इसको इंक्रीजिंग देखने को मिलता है, स्टार्टिंग होती है, और अगस्त और अक्टूबर में ये पीक पे देखने को मिलता है। बनाना सीजन थ्रू आउट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर और असम, त्रिपुरा में पूरी साल रहता है, लेकिन सितंबर और नवंबर के सीजन में गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिलता है। तो हमने इसका बेसिक डिस्कस किया, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एग्जामाइन करेगा कि जो अंडर ट्रायल व्यक्ति है उनको राइट टू वोट का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आर्टिकल एक हमारा एक्ट है, सेक्शन मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन है 62(5). ये कहता है कोई भी पर्सन को वोट देने का अधिकार नहीं है इन इलेक्शन में, अगर वो प्रिजनर है, अगर वो अंडर ट्रायल है, सेंटर इम्प्लीमेंट हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका, और वो लॉफुल कस्टडी में है पुलिस की में, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। ये ऐसा कौन कहता है, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 कहता है। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, दोबारा से इसको एग्जामाइन करेगा, इसकी सुनवाई करेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो रिस्ट्रिक्ट इनके राइट को किया गया है, वो प्रिवेंशन जो डिटेंशन रहता है उसके तहत अगर कोई व्यक्ति है, मान लो आपको किसी मतलब राज्य सरकार ने आपको प्रिवेंट कर लिया, तो आप वोट जाके दे सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर ऐसा राइट है तो एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि 5.5 लाख जो प्रिजनर हैं वो अंडर ट्रायल हैं, जेल में हैं। तो इसलिए इतने लोगों का जो राइट है, राइट टू वोट, वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि हम इसको दोबारा देखें कि ये सही है गलत है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहती है जुडिशियल रिव्यू करने की। ठीक है,
अब इसके कुछ सपोर्ट में आर्गुमेंट देते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो। आप, कोई व्यक्ति अंडर ट्रायल है, उसके ऊपर मुकदमा दायर नहीं हुआ है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, तब भी उसको बोर्ड के अधिकार से वंचित कर रहे हो, जो कि सिविल प्रिजनर है, तो एक ही गलत है। और उन्होंने कहा कि आप अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, कन्विक्टेड पर्सन अलाउड टू वोट है, उसको बेल मिल जाती है तब वो कर सकता है, लेकिन अंडर ट्रायल वाले को नहीं है, तो ये तो गलत बात है, इसको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो डेमोक्रेसी क्या रहती है, उसमें लोगों की भागीदारी कम होगी, तो इसमें क्या है, इसके लोगों दोनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राइट टू वोट उन लोगों को देना चाहिए। अगेंस्ट में कहते हैं अनुकूल चंद्रा प्रधान, बाद में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संवैधानिक वैधता है सेक्शन 65(5) की, वो सही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और वोट कोई आर्टिकल 14 के तहत नहीं है, राइट टू वोट, इस बात को, इसलिए इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, और इसको लेजिस्लेटर है उसको इम्पोज लिमिटेशन कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे अपराधीकरण कम होगा पॉलिटिक्स का, और मेंटेन जो इलेक्शन की जो इंटीग्रिटी है, डिग्निटी है, वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, और परमिटेड, अगर हम वुड रिक्वायर, अगर सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी इसमें आसानी से कर पाएंगे, तो इसलिए इसके फेवर में कुछ बातें करती हैं। अब यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि राइट टू वेट क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, नेशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लीगल राइट है। लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर दिया लीगल राइट। लेकिन कई बुक में ये लिखा आता है कि आर्टिकल 326 के तहत इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट शुड बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस अर्जेंट सफेद। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो आर्टिकल में मेंशन है, मतलब कि संवैधानिक राइट हो गया। बात आ रही समझ में? जी आनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन संवैधानिक राइट हो गया तो फिर यूपीएससी ने इसका लीगल राइट क्यों दिया आंसर? ठीक है, तो इसलिए डिबेट है, कंट्रोवर्सी है इस प्रश्न में, तो इसलिए इसको आप, यूपीएससी ने जो आंसर दिया, अगर आगे प्रश्न आता है तो लीगल राइट इसने यूपीएससी ने आंसर दिया है। ठीक है, अब इसने क्यों दिया है कि आर्टिकल 326 में कहा गया है कि इसमें यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज है, ना कि इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि राइट टू वोट इसमें है ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ लोग व्याख्या करते हैं, इसलिए इसमें लीगल राइट में बात की गई है, ऐसा यूपीएससी ने ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें, यूपीएससी ने इसका आंसर लीगल राइट दिया है। ठीक है, चलो, मनरेगा चर्चा में थी, स्कीम राइट टू वर्क है, इसमें 100 दिन का काम अनस्किल्ड, मतलब कि जो स्किल्ड व्यक्ति नहीं है, अनस्किल्ड व्यक्ति है, उसको दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा इसको मेन भूमिका रहती है। अगर कोई आपदा आ जाती है तो इसमें 150 दिन का काम भी दिया जाता है, जैसे कोविड के संदर्भ में विभिन्न राज्यों ने 150 दिन का काम भी दिया। ठीक है, अनस्किल्ड लेबर को दिया जाता है। इसमें वॉल्स बनाई जाती हैं, पॉन्ड बनाए जाते हैं, रोड बनाई जाती है, कैनाल बनाई जाती हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 18 साल का एज होना चाहिए, और लोकल हाउस होल्ड होना चाहिए। इसको एप्लीकेशन ग्राम पंचायत में मिलेंगे। अगर ग्राम पंचायत ने 15 दिन के अंदर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं किया, आपको काम नहीं दिया, तो आपको क्या मिलेगा? भत्ता मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पीएलआई स्कीम चर्चा में है, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट के लिए एक स्कीम लॉन्च है। इसमें क्या किया जाता है एक्चुअली, विभिन्न सेक्टरों के लिए, टेक्सटाइल के लिए दी गई है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी गई है, टेलीकॉम के लिए दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए दी गई है। इसमें कुछ विशेष इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, इस हमारे लिए केवल महत्वपूर्ण है पीएलआई स्कीम। तो इसमें क्यों दिया जाता है? ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हब बन सकें। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने कम्युलेटिव इंक्रीमेंट किया हो इन्वेस्टमेंट में, सेल्स में आपने इंक्रीमेंट किया हो, गुड्स में। ठीक है, और इसमें 4 से 7% का आपको क्या दिया जाता है? इंसेंटिव दिया जाता है, ताकि आप उनका उपयोग अपना बिजनेस बढ़ाने में कर पाए। और बेस ईयर 2019-20 रहता है, इसमें आप ध्यान रखेंगे। मिनिमम थ्रेशोल्ड जो लिमिट है एमएसएमई के लिए 10 करोड़ और अदर के लिए 100 करोड़, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें 20 टाइम आपको जो इंसेंटिव है वो आपको मिल सकता है। सरकार ने अभी हरित आयकर इनिशिएटिव चलाया है। हरित आयकर इनिशिएटिव नेशनल यूनिटी डे के संदर्भ में चलाया गया। इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने लॉन्च किया। ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए इसका उपयोग है, ताकि देश में अधिक से अधिक ग्रीनरी बढ़े, एनवायरनमेंट का संरक्षण हो और फॉरेस्टेशन अधिक से अधिक बढ़े। ठीक है, और माइक्रो फॉरेस्ट की दिशा में काम हो, इस बात को बस ध्यान रखेंगे। सबसे पहला हमको फर्स्ट माइक्रो फॉरेस्ट हमको देखने को मिला है अटारी बॉर्डर पे पंजाब में। और इससे पिछले प्रीलिम्स में मियामाकी मेथड आया। इससे हम क्या डेवलप करते हैं? माइक्रो फॉरेस्ट। ठीक है, जापान की टेक्निक है, जापान की बॉटनिस्ट ने इसको निजात किया। और इससे हम
डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मियावाकी टेक्निक से इस प्रकार का अर्बन का जो छोटे छोटे सेल में उसका फॉरेस्टेशन किया जाता है। ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। चलो, वेयर हाउसिंग ENWR चर्चा में है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। इसका मतलब है, मान लो आप वेयर हाउस में गए और आप किसान हो, आपने वहां पे सामान रख दिया, यहाँ से आपको रिसिप्ट मिली लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, तो आप रिसिप्ट के बदले बैंक में जा सकते हैं, आप इससे लोन ले सकते हैं और विदाउट आप जो फिजिकल माल है उसको सप्लाई किए बिना वो यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटी है जो MSME रहते हैं, लघु कुटीर उद्योग रहते हैं, तो उनको जो वित्तीयन की सुविधा है वो आसानी से मिल सके, इसलिए इसकी फैसिलिटी उपलब्ध रहती है, ठीक है। इसके साथ एक अथॉरिटी है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसको रेगुलेट करने का काम करती है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको 2000 में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2007 के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया और ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत क्या करती है, काम करती है। बस इतना सा आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये इसकी कुछ फीचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मिलेगी, ट्रांसफर हो सकता है इसका, इट कैन बी ट्रेडेड ऑफ मार्केट में, टाइम वैलिडिटी रहती है इसकी, सिंगल सोर्स इंफॉर्मेशन रहती है। बस इतना सा आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है। अब एग्लोफेनिक एक चर्चा में है, जो हमारी वाटर बफेलो है इनमें लगाया जा रहा है और ये किसमें चेंज हो रहा है, डिक्लोफेनिक में। और डिक्लोफेनिक आपको पता है किसके लिए खतरनाक है, गिद्ध के लिए। इसी के द्वारा बहुत सारी गिद्ध की प्रजाति हैं, जनसंख्या उसमें कमी देखने को मिली है, ठीक है। डिक्लोफेनिक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, ये बैंड है बैटरी यूज के लिए, 2006 में सरकार ने बैंड कर दिया और 90% ये जिम्मेदार है किसका, बल्चर की संख्या को कम करने का। इसके अलावा आपको डिक्लोफेनिक तो इसको मिलेगा ही, एक्लोफेनिक हमने पढ़ लिया, नीमोसलाइड है और कीटो पैराफिन है। ये दो चीजें आप याद रखोगे, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं विभिन्न जो हमारे इंडिया में 9 प्रकार की और मतलब की बल्चर पाए जाते हैं। उसमें ओरिएंटल वाइट बैक बल्चर है, इसको क्रिटिकल एंडेंजर है, स्लेंडर वाइल्ड बिल बल्चर है, क्रिटिकल एंडेंजर है, लॉन्ग वाइल्ड बल्चर है, क्रिटिकल एंडेंजर है, इजिप्टियन बल्चर है जिसको इंडेंजर श्रेणी में डाला गया है, रेड हेडेड बल्चर है, क्रिटिकल एंडेंजर है। और बाकी सब आपको एक आपको लीस्ट कंसर्न मिलेगा, मतलब कि इंडियन ग्रिफिन बल्चर, नीच थ्रेटन्ड में आपको हिमालय ग्रिफिन मिलेगा और आपको चिंरस बल्चर मिलेगा, बियर्ड बल्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो क्रिटिकल एंडेंजर है वो आपको याद रखना है, ओरिएंटल, स्लेंडर, लॉन्ग, ठीक है, और आपको रेड, ठीक है। ये क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर है, इस बात को ध्यान रखेंगे IUCN की स्टेटस में, ठीक है। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, तराई एलिफेंट चर्चा में है, इसको दुधवा पीलीभीत उत्तर प्रदेश में चालू किया गया है। इसको एलिफेंट प्रोजेक्ट जो 1992 में स्टेब्लिश किया गया, उसके तहत क्या किया, इसको स्टेब्लिश किया जाता है। तमिलनाडु और आसाम में हाईएस्ट नंबर ऑफ हमको रिजर्व देखने को मिलते हैं विथ 5 ईच में। और IUCN का इनका स्टेटस आपको इंडिया देखने को मिलेगा, नेशनल हेरिटेज एनिमल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में है, साइट के अपेंडिक्स 1 में है। इसको लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को कर्नाटका में, फिर आपको असम में देखने को मिलेगी, फिर केरला में। ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, उस ऑप्शन में था केरला, लेकिन अगर आपको केरला पता होता ना तो आप पूरा जो प्रश्न है वो सही कर देते। तो कर्नाटका, असम, केरला, तमिलनाडु, तो पहले कहाँ रखोगे, यहाँ कर्नाटका, फिर ऊपर जाओगे, फिर थोड़ा नीचे इधर आ जाओगे, फिर इधर जा जाओगे, ठीक है। तो ये मैप बनेगा कर्नाटका, असम, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, जेड बना देना आप। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 2 फिंगर टेस्ट जो क्या है रेप से संबंधित टेस्ट होता है, ये क्या है, अनसाइंटिफिक है और ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का माइंडसेट को दर्शाता है। इसलिए क्या है, अगर आप कोई भी अगर संस्थान, कोई भी अगर डॉक्टर, कोई भी अगर इसके संबंध में करता है तो मिसकंडक्ट माना जाएगा, मतलब कि अपराध है। बहुत अच्छा काम हुआ है, इस बात को आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव चर्चा में है, रसिया इससे बाहर हुआ है। इसकी शुरुआत क्या हुई थी, रसिया, तुर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड नेशन ने की थी, ताकि हम फूड और फर्टिलाइजर्स को यहाँ से इस स्टेट में अदर पार्ट में कर सकें, जिससे क्या होगी, हंगर होगी, कुपोषण होगा, उससे संबंधित समस्याओं को कम कर सकें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, किसने चालू किया, रसिया, तुर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड
नेशन ने, ठीक है, इसलिए चर्चा में है, ठीक, बस इतना ध्यान रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने अभी क्या किया है, अभी हादसा हुआ मोरबी जो नदी है वहां पे गुजरात में, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के तहत उनको कुछ रिलीफ दी गई। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना 1948 में हुई, पब्लिक कंट्रीब्यूशन के तहत इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। जो पाकिस्तान से जो विस्थापन हुआ था उसके संदर्भ में उनकी सहायता करने के लिए 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की, और इसको रिलीफ टू फैमिली के लिए फ्लड, साइक्लोन, जो भी मतलब कि डिजास्टर होता है उससे संबंधित देखने को, उसकी सहायता यहाँ से देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें कोई बजटरी सपोर्ट नहीं होता है, इसमें जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन होता है उसी संबंधित पैसा आता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, कंपनीज, इंस्टीट्यूशन है वो पैसा दे सकते हैं, ठीक है। और इससे अगर आप कोई पैसा देंगे तो आप इनकम टैक्स में आपको एग्जेम्प्ट देखने को मिलेगा। अब आपको पता है कि इसके तहत आपको प्रधानमंत्री केयर फंड भी स्टेब्लिश हुआ, कोविड के टाइम पे हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, और 13 अलग से एक्सपर्ट होते हैं डिफरेंट सेक्टर से। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाटा ट्रस्टी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स चूजन बाय फिक्की, ठीक है, इससे संबंधित मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपको डिफरेंस याद होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, काफी चर्चा में रहते हैं दोनों फंड, तो यहाँ से प्रश्न आपको याद होने चाहिए, ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में 53 टाइगर रिजर्व हो गए हमारे देश में, 53 बार आपको देखने को मिलेगा रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर आपको इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये दुधवा, पीलीभीत और अमन ग्रह में आपको देखने को मिलेगा, अमनगढ़ में। बुंदेलखंड रीजन में देखने को 150 किलोमीटर पर पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, और वहां से संबंधित कॉरिडोर संबंधित होगा, टाइगर आसानी से यहाँ पे घूम सकेंगे, ठीक है, कॉरिडोर बन जाएगा। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। और ये 53 टाइगर रिजर्व है, तो आप इसको एक बार नजर, इसको पॉज करके आप एक बार देखना, इनको आप इजीली इसके लोकेशन वाइज ध्यान रखना है, लोकेशन आपको पूछी जा सकती है, तो आप एक बार पॉज करना, इनको देखना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। बर्थ लाइफ कैंपेन चर्चा में है, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, UN एनवायरमेंट, ठीक है, UN मतलब कि यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ने, और क्लाइमेट क्लीन एयर कॉलिशन ने मिलकर इसको चलाया, और ये एयर पॉल्यूशन को कम करने की दिशा में काम करते हैं, जिसमें बेंगलोर, भुवनेश्वर, देहरादून के अतिरिक्त और भी सिटी इस प्रोग्राम में शामिल है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस चर्चा में है, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर को ही, फाउंडेशन डे था 1920 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे लाला लाजपत राय, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अदर फाउंडर इसमें देखने को मिलेंगे NM जोशी, दीवान चमन लाल, जोसेफ विपास्ता, तो इन लोगों की आप नाम याद रखिए, NM जोशी, दीवान चमन लाल, जोसेफ विपास्ता। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इसकी संबंधिता थी। 1929 में इसको स्प्लिट देखने को मिला, बीबी ग्रीन ने किया, उन्होंने कहा कि इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाया, लेकिन 1939 में बाद में ये मर्ज हो गए दोबारा, ठीक है, इस बात को बस ध्यान रखेंगे। वन वेव सैटेलाइट चर्चा में, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसमें NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसमें टीम अप किया और इसको डेवलप किया, इससे हम इंटरनेट सर्विस ले पाएंगे, ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। NSIL क्या है, एक कॉमर्शियल विंग है, किसकी, इसरो के तहत काम करती है, ताकि कॉमर्शियलाइजेशन अच्छे से हो सके, ठीक है, बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे। 2019 में इसको स्टेब्लिश किया गया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के रूप में, इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम करता है, ठीक है। और एक कू का बैंड पे काम करेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंटरनेट सर्विस आपको रिमोट एरिया है वहां पे उपलब्ध हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे लूजी इनकियो लूला दास सिल्वा, ये थर्ड टाइम क्या बने हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, और इनको लूला बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ब्राजील में बने हैं, तो मैप आप ध्यान रखेंगे, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे है, बोल्विया है, पेरू है, और कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, और चिली। इनकी लोकेशन आप ध्यान रखिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे अमेजन ये बेसिन पूरा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, मैप आप याद रखिएगा, पॉज करके देखना। अभी हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन हुआ है पुणे में, जिसको रंजन गांव में आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। $300 बिलियन की यहाँ पे अमेरिकी बिलियन डॉलर की 25-26 तक इसको मैन्युफैक्चरिंग करने का टारगेट दिया गया है, बस इतना सा ध्यान रखेंगे, छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है PSC में,
पहला है कहाँ पे, पुणे में। और इंडिया ने क्या किया है, तंजानिया की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। तो तंजानिया ये है, जैसा आप देख पा रहे हैं। बाउंड्री किस किस से लगती है, आप यहाँ से देखेंगे बुरुंडी, रवांडा और केन्या और इधर उगांडा, ठीक है। और युगांडा, केन्या, तंजानिया के बीच आपको विक्टोरिया लेक देखने को मिलेगी। काफी महत्वपूर्ण क्या है, लोकेशन है। 3 राज्यों, मतलब कि यहाँ की जो देश है उनके नाम याद रखिएगा। विक्टोरिया लेक की सीमा किन किन से लगती है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। लेक तंजानिया ये है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश होते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। और लेक्चर को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने लक्ष्य और अपने माता पिता के सपनों को साकार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।